नमस्कार। जुबली पोस्ट के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष सिन्हा। कोरोना का संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है और हम सब अपने अपने घरों में लॉकडाउन हैं। ये ज़रूरी भी है क्योंकि फिलहाल यही एक रास्ता है जब हम कोरोना की महामारी को फैलने से बचा सकते हैं। लगभग 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और लॉकडाउन का पहला फेज़ भी ख़त्म हुआ। ये पहला फेज़ कुछ कुतूहल भरा था, कुछ उत्साह से भरा था, कुछ एक अलग किस्म की भावनाओं से भरा हुआ था और मनोबल भी बहुत ऊंचा था। मनोबल भारत का अभी भी बहुत ऊंचा है, इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं। लेकिन जब इस लॉकडाउन का दूसरा फेज़ शुरू हुआ और उस अनिश्चितता ने कहीं ना कहीं हर मन को प्रभावित किया। एक तो लंबे वक्त से घरों में रहना, दूसरा कामकाज में पड़ने वाली बाधा और अब अपने भविष्य की फिक्र। क्योंकि हम में से किसी को शायद नहीं मालूम है कि ये संकट कितने दिन और चलने वाला है। हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं कोरोना का इलाज ढूंढने के लिए। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की तलाश में 100 से ज़्यादा प्रयोग हो रहे हैं। लेकिन फिर भी हम नहीं कह सकते। आज ब्रिटेन में 2 दिन पहले एक उम्मीद जगी थी कि कोरोना का वैक्सीन आएगा और ये भी दावा था कि 80% उसके सफल होने की संभावना है। मगर दुर्भाग्य से ये खबर सच नहीं हुई और वो दावा असफल हो गया। एक बार फिर नई लड़ाई शुरू। भारत जैसे देश जहां पर मध्य वर्ग का एक विशाल जनसमूह है, हमारे जो वंचित तबका है उसके संकट अलग हैं, उसकी मजदूरियों के ऊपर संकट है, उसके रोजगार पर संकट है, लेकिन सरकारें उनका ध्यान रख रही हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन इस मध्य वर्ग का क्या? ये मध्य वर्ग अपनी रोजाना की जिंदगी से बिल्कुल अलग जिंदगी जी रहा है और साथ ही कहीं ना कहीं अब उसको अपने भविष्य को लेकर चिंताएं भी तेज होने लगी हैं। लोग घरों में कैद हैं। शुरुआती दिन बच्चों के साथ हंसी खुशी, गाना गाने, खाना बनाने में बीता, मगर अब धीरे धीरे कुछ लोग थक भी रहे हैं। आज इसी पर बात हम करेंगे, कोरोना काल का मेंटल हेल्थ। और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षाविद और चिंतक डॉक्टर अमित पुरी जी। आपका स्वागत है अमित जी। अमित जी, ये जो लॉकडाउन का दूसरा फेज आया है, इसने कुछ नए किस्म की फिक्र पैदा की है और इस फिक्र के भीतर लोगों के मनोविज्ञान के ऊपर भी हम कह रहे हैं, सब लोग अपील कर रहे हैं कि हंसी खुशी रहिए, अपने शौक के साथ वक्त बिताइए, खुद को तलाशिए। बावजूद उसके कहीं बैक ऑफ द माइंड एक डर तो बना हुआ है। आज जब हम आपसे बात करने बैठे हैं, फेज़ 1 का लॉकडाउन चला गया और फेज़ 2 का लॉकडाउन आधे रास्ते के करीब है। जो रिपोर्ट्स भारत के अंदर आ रही हैं वो इस तरह की आ रही हैं कि कोरोना का कर्व धीरे धीरे फ्लैटेड होना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन स्टैग्नेंट हो गया है। और जो कोरोना की बेसिक थीसिस थी वर्ल्ड वाइड, वो ये थी कि इस एपिडेमिक की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल नेचर के कर्व की तरह से होती है। बिजनेस हो या इकोनॉमिक्स हो, उनके कर्व भी एक्सपोनेंशियल नेचर के होते हैं। और बिजनेस और इकोनॉमिक्स और एपिडेमिक तीनों में अगर मैं पैरेलल्स ड्रॉ करूं तो मैं कह सकता हूं कि जब स्टैग्नेंसी आने लगती है तो वो धीरे धीरे फ्लैटनिंग की तरफ का डायरेक्शन होती है। अगर बिजनेस में भी स्टैग्नेंट हो जाए तो फिर रिसेशन की तरफ बिजनेस साइकिल जाती है, क्योंकि वो भी एक्सपोनेंशियल नेचर की साइकिल होती है। और सेम इज द केस विद एपिडेमिक सो फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न। कोई इसे बाई भी कर सकता है, कोई इससे डिनाई भी कर सकता है, दे आर फ्री। क्योंकि हम लोग किसी थीसिस को इस्टेब्लिश करने के लिए नहीं निकले हैं, हम पब्लिक डोमेन के अंदर नैरेटिव को स्क्रॉल करने के लिए निकले हैं। लेट देयर बी 100 माउथ्स टू डेलिबरेट इट फॉर और अगेंस्ट। ये हम लोगों का बेसिक
मोटो है जो चर्चा। हाँ, उद्देश्य भी यही है कि बात थोड़ी सी खोली जाए, थोड़ी समझी जाए, जी, आगे बढ़े। अब आइए जिस आयाम के ऊपर आपने बात की, मेंटल हेल्थ की। ये सही है कि फेज़ 1 जब आया तो लोगों ने तमाम तर रेसिपी बनानी शुरू की। पुरुष हो या स्त्रियां घरों में खाना बनाने की, रेसिपी की, सोशल मीडिया में एक दूसरे को चैलेंज कॉन्टेस्ट शेयर करने की, ये तमाम तर चीज़ें हुई। कि ये भी चर्चा है कि लॉकडाउन का ये फेज़ 2 शायद ख़त्म होते होते, जैसी भारत की स्थिति है और वर्ल्ड वाइड कंपेयर करें तो हम शायद ज़्यादा बेहतर स्थिति में, लेकिन चर्चाओं बीच बीच में ये भी आती हैं कि अगर स्ट्रे इवेंट्स भी रहे तो लॉकडाउन नहीं खुलेगा, हमको उसको परमानेंटली रिमूव करना है, आयरन आउट करना है, और तभी आगे भी रहना होगा, और रेडी प्रिपेयर भी रहना। ऐसी स्थिति में मैं मानता हूं कि व्यक्ति किसी मनोवैज्ञानिक के पास आप जाएं, सामान्य रूप से तो मोटिवेशनल स्पीकर्स अवेलेबल ही नहीं है मोटिवेट करने को। उनका मोटिवेशन करना, उनका मोटिवेशन करना पड़ रहा है, वो मेंटल स्ट्रेस में खुद है, ऐसा मुझे लगता है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन जो एक समाज के अंदर रहते हुए इकाई के रूप में अनुभव हो रहा है वो यही हो रहा है। और वैसे भी आप किसी मेंटल काउंसलर के पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, तो वो कहता है साहब आप खुद प्रसन्न रहिए, ट्राई टू सर्च योर सेल्फ इन यू, अपने को अपने में खोजिए। ये मूल मंत्र आदमी साइकोलॉजिस्ट हर देने की कोशिश। एक सैद्धांतिक बात है, आम आदमी जिस तरह की जद्दोजहद में जूझ रहा है वो उसके ऊपर हावी हो जाता है, फिर वो खुद को खोजने की प्रक्रिया से थोड़ा सा अलग होना स्वाभाविक है। मुझे लगता है ऐसी परिस्थिति के अंदर शायद जो हमारे मूल भारतीय विचार थे वो शायद ज़्यादा बेहतर है। हमारे यहाँ बोलचाल में अक्सर कहा जाता है कि किसी भी मुद्दे पे अगर आप बहुत ज़्यादा बात करने लगे तो लोग कहते हैं हाथ धो के क्या पीछे पड़ गए भाई इनके। लेकिन कोरोना का इलाज भी यही है, हाथ धो करके पीछे पड़ना। यानी अगर हम हाथ धोते रहेंगे, कंटिन्यूस हैंड वॉश करते रहेंगे, तो कोरोना की लड़ाई को हम पीछे छोड़ने में कामयाब होंगे और सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। कहने का सबब यह है इस बात को कि निगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी को तलाशना। और हमारे भारतीय विचारों में अक्सर जो चीज़ें कही गई थी इस पूरे कोरोना कालखंड के अंदर, अगर आप इसके मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करें तो वो सारी चीज़ें, प्रणाम करना, नमस्ते करना, एक डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, एक हम लखनऊ से बात कर रहे हैं तो ये तो अदब आदाब का शहर रहा है, लोग कहते हैं भाई सलीके से, शाइस्तगी के साथ अपनी बात को रखना। तो कुल मिलाकर भारतीय विचारों का अगर प्रवाह बढ़ेगा तो मैं मानता हूं कि कोरोना के इस मनोविज्ञान को हैंडल करना आसान होगा। अब इसके रेमिफिकेशंस क्या क्या हैं? एक तरफ लोगों की अपनी जॉब की, बिजनेस की, फ्यूचर सिक्योरिटी की, मॉनेटरी एस्पेक्ट्स की, सामाजिक एस्पेक्ट्स की भी चिंता है। वहीं तमाम तर लोग जो बीमारियों से ग्रसित हैं उनके इलाज पे ओपीडीज चल रही हैं, लेकिन उतनी फ्रीक्वेंट ओपीडीज नहीं है, वो मुश्किलें हैं। दूसरी तरह की समस्याएं लोगों की ये है, अब डे टू डे की चीज़ें तो लगभग देखिए, मान के चलिए लगभग लोगों के पास पहुंच रही है। लेकिन सोसाइटी की इम्यूनिटी बढ़ाना, क्योंकि मेंटल इम्यूनिटी की बात, फिजिकल इम्यूनिटी की और इमोशनल इम्यूनिटी की तो बहुत हो गई, लेकिन सोसाइटी की इम्यूनिटी जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक इस लॉकडाउन की चेन की ब्रेकिंग भी होना बहुत हद तक संभव नहीं है। तो सोशल इम्यूनिटी बढ़ाने के रास्तों पर भी कहीं बात करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ परिवारों के अंदर रहते हुए हम एक चीज़ और देख रहे हैं, और मैं, चूँकि मेंटल हेल्थ तो एक बहुत बड़ा स्फेयर है, उसका कोई, जैसे कहते हैं ना, मानव के मन को समझना मुश्किल है लेकिन मस्तिष्क को समझना तो और मुश्किल है। सारी सर्जरी में न्यूरो सर्जरी बहुत सबसे कठिन होती है, और कहते हैं जरा सी भी चीज़ छू ली गई तो वो बिखर जाएगा, पता नहीं क्या होगा। तो अगर वहाँ पर ऐसी स्थिति है जो इसके एक्सपर्ट्स हैं तो यहाँ पर तो बहुत है। लेकिन मैं मानता हूँ कुछ हद तक आज जो बच्चों का मसला है, यानी वो एज ग्रुप जो एजुकेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, और मेरा विचार थोड़ा उससे भिन्न है। मेरा विचार ये है कि जिस तरह की ये आपाधापी हो रही है, कोई कह रहा है कि साहब जूम ऐप की तरफ चले जाइए, फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गाइडलाइन जारी कर रही है कि डाटा की पायरेसी हो रही है, जूम ऐप
नहीं है, माँ बापों के मन में भी एक अलग विचार बन रहा है, बहुत डर है, बहुत बहुत है, डर क्योंकि बन जब रहा जब से है, ये बहुत पता डर चला बन रहा है है। कि जूम ऐप से डेटा अच्छा, अब वो क्या है कि सिक्योर नहीं है। बच्चे जो हैं वो माँ बाप के मोबाइल पे ही ज़्यादातर लॉग इन कर रहे हैं। उनकी अपनी चीज़ें हैं कि भाई हमारा डाटा जो है वो पर्सनल बैंकिंग है कि सारी चीज़ें हैं, फैमिली फोटोग्राफ्स हैं, तमाम तरह और चीज़ें हैं। दूसरे ये खतरा भी है कि मैं इसको रिस्ट्रेन करते हुए कह रहा हूँ, लेकिन है कि छोटे छोटे बच्चों के हाथ में जब आपने ये स्मार्टफोन दे दिए इस दौर में, और अधिकृत रूप से दे दिए, अब वो डाटे भी नहीं जाए, 3-4 घंटे के लिए दे दिए, और माँ बाप उससे ऑफ रहेंगे, ये कहा गया उस कमरे में थोड़ा पिन ड्रॉप साइलेंस रहनी चाहिए। कौन सी चीज़ें कहाँ पर बटन दबाते समय खुल जाएं, कौन सी साइट्स, और क्या स्थितियां बनेंगी, ये रेमिफिकेशंस के ऊपर भी एक चिंता है। और यहाँ आकर के मैं एक चीज़ शेयर करता हूँ आपसे, सोचिए, दिमाग लगाइए और मानस बना करके जरा समाज में इसकी भी चर्चा कीजिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे सारी पढ़ाई, आमिल फाजिल डिग्री इस कोरोना कालखंड में ही हम बांट देंगे। इतनी आपाधापी हो गई है कि सारा का सारा सिलेबस इसी में कवर कर देंगे। अब वो कहीं पर रिसेप्शन पुअर है, कहीं पर ऑडियो की प्रॉब्लम है, कहीं वीडियो की, फिर वो शाम को कहते हैं साहब एक क्लास टाइप का गूगल से हमने और तलाशा, उस पर चले जाइए। और माँ बाप बच्चों को अलग, हाँ, होमवर्क कीजिए और डाउनलोड करिए, अपलोड कीजिए। अरे भाई, मैं एक छोटी सी बात उत्कर्ष जी आज बड़े साहस के साथ कहने आया हूँ। आपने शिक्षाविद कहा, मैं शिक्षाविद तो नहीं हूँ, मैं मूलतः अपने को आज भी विद्यार्थी मानता हूँ। और मैं मानता हूँ कि अगर ये कालखंड का इस्तेमाल हम फाउंडेशन कोर्सेज के रूप में करते, बेसिक ग्रामर, हिंदी की, अंग्रेजी की, कोई रीजनल लैंग्वेजेस की ग्रामर होती, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक सोशल साइंस, बेसिक हाइजीन, बेसिक ज्योग्राफी, बेसिक सोशल स्टडीज, तो शायद ये फाउंडेशंस हमारे आगे के जो हम डिग्री पर्सनालिटी ग्रोथ के को लिए करते, लिहाज स्किल से ये डेवलपमेंट को बहुत बहुत करते, बड़ा काम होता पर्सनालिटी है। डेवलपमेंट्स की बात होती है इस दौर में। लेकिन लेकिन वो दुर्भाग्य है कि उस तरह के मॉड्यूल्स, मैं यहां आकर के फिर कह रहा हूं, उस तरह के मॉड्यूल्स स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं पब्लिक डोमेन के अंदर। कितने आपने स्किल डेवलपमेंट या पर्सनालिटी डेवलपमेंट या सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर मॉड्यूल्स की चर्चा सुनी है इन नहीं, दिनों में? और बिल्कुल जो क्लासेस भी चल रही हैं, जो स्कूल लगे भी हैं, खासतौर से कॉन्वेंट स्कूल्स जिस तरह से लगे हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा जोर जो है वो सिलेबस को कवर अप करने, सिलेबस को कवर अप तो अगर हम सिलेबस को कवर करना हमारा एस्पेक्ट है, या ओवरऑल कैरिकुलम को डेवलप करके आदमी की पर्सनालिटी को, आदमी माने बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप करना, और ऐसे हेल्दी एटमॉस्फेयर में डेवलप करे कि फैमिली भी उसकी इन्वॉल्व हो। दे शुड ऑल्सो, हाँ, यहाँ पे सर, यहाँ पे एक सवाल जरूर करना चाहूँगा मैं, क्योंकि सुबह 8 बजे से 11 या 12 बजे तक चल रही है क्लासेस, बंद कमरों में बैठे हुए। स्कूल का एक माहौल होता है, बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं, दौड़ते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं। यहाँ पर वो एक कमरे में एक कुर्सी पे एक मोबाइल या अपने कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं, वो पढ़ रहे हैं, और उसके बाद थोड़ी देर बाद उनको होमवर्क्स डाउनलोड करके और फिर वो होमवर्क में लगे। एक बच्चे के लिए कितना मुश्किल है, जब बड़ों के लिए हम बड़ों के लिए मुश्किल है कि घरों में रहने के बाद किस तरह से हम अपने आप को संभाल पाएं, और तमाम लोग बोर होने लगे हैं और चिंतित होने लगे हैं। ऐसे माहौल में उन बच्चों को एक कमरे के भीतर देर तक रहना, और उनके पास लिमिटेशन भी है ना, कि हम और आप तो बाजार ज़रूरत की चीज़ें लेने थोड़ा निकल रहे हैं, थोड़ा, लेकिन बच्चे बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं, और निकलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम बतौर पेरेंट्स ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं अपने बच्चों के लिए, तो उनको और प्रोटेक्शन। अब इस पूरे भीतर जो एक मनोविज्ञान बन रहा होगा, उसके ऊपर फिलहाल तो जिम्मेदारी माता पिता की है, क्योंकि वही हैं, उनके अलावा या परिवार के दूसरे सदस्य हैं जो हैं। लेकिन इस वक्त अगर देखिए तो जो वर्किंग क्लास है, मिडिल क्लास, वो खुद अब थोड़ा थोड़ा पजल्ड होने लगा है। तनख्वाहों में कटौती, सरकार भले ही कहे कि तनख्वाहों में कटौती नहीं करनी है, सबको पूरी तनख्वाह देनी है, लेकिन आप सोच के इस जाल को भी देखा जाए अगर, कि कोई कहाँ से देगा,
क्योंकि उसके पास उसके कारोबार भी तो बंद हैं, तो वो एक आ रहा है कहीं ना कहीं बैक ऑफ द गेम, ये भी चल रहा है कि भाई ठीक है थोड़ा सा कट कर लीजिए, थोड़ा कम पैसे ले लीजिए, आगे देख लेंगे, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अब वो पिता माता उस जद्दोजहद में भी हैं। दूसरा, आपस के चीज़ों को भी संभालना एक चुनौती है, और ऐसे में ये बच्चे, तो चुनौती एक न्यूक्लियस फैमिली के लिए, ख़ास तौर से अगर मैं बात करूं कि आजकल जो बड़ा समाज है जो महानगरों में रह रहा है, वो छोटा परिवार है, न्यूक्लियस फैमिली है, इसके भीतर ये चुनौती बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से आपने सही चर्चा की। मैं थोड़ा विषयांतर होकर एक लाइन कह दूं, फिर आपकी बात पे आता हूं। अभी एक जियो हमारे सामने घूमा कि डीए डियरनेस अलाउंस जिसको कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए, उन्होंने कहा कि इसको हम थोड़े समय के लिए फ्रीज कर रहे हैं और फिर इसका एरियर आपको नहीं मिलेगा, ये होगा वो। तो कहीं ना कहीं देखिए, असर जब भारत सरकार के ऊपर आया है तो निजी लोगों पे आएगा, तो वो बात तो स्वाभाविक है। जब भारत सरकार जो खजाने की मालिक है उसके ऊपर असर आ रहा है, जहां नोट छापने की ताकत भी है और इकोनॉमिक्स का एक प्रिंसिपल भी है कि एक डिमोनेटाइजेशन है तो एक मोनेटाइजेशन भी है, दोनों चीजें चलती हैं कहीं ना कहीं। ये भी विचार है कि नोट छापिए, वो अलग अर्थशास्त्र है, मैं उस पर वो चर्चा का सबब नहीं है, मैं उस पर नहीं जा रहा। लेकिन आपकी बात का वैलिडेशन करने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे उसे कोट किया। देखिए, सवाल आज पेरेंटिंग का भी खड़ा हो गया है। आज पेरेंटिंग के ऊपर बहुत सारी चर्चा, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बात नहीं हो रही है, वो मॉड्यूल्स नहीं आ रहे हैं, कॉलेजेस उसको टेकअप कम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं कुछ मात्रा में। उसी तरह पेरेंटिंग पे भी बात कम हो रही है। पेरेंटिंग भी एक, अब अक्सर मनोवैज्ञानिक क्या कह दे रहे हैं आजकल, जो हम सुन रहे हैं या कभी कभार कुछ बोलते हुए दिख जाते हैं, कि साहब बच्चों के साथ समय बिताइए और बच्चों के साथ लग करके उनको साथ इन्वॉल्व हो जाइए इंडोर गेम के लिए। अब यहाँ सुनकर मुझे थोड़ी हंसी आती है साहब, मैं बैक टू डिफर। ये बिल्कुल वैसा ही है कि लोग कहें कि भाई टोटी से पानी खोलकर पानी ले लो, टंकी से जुड़ी हुई है टोटी। अब टंकी में ही पानी नहीं भर रहा, जो पेरेंट्स हैं दे आर ऑल्सो इन स्ट्रेस, तो वो टोटी से पानी सप्लाई कैसे करेंगे छोटे बच्चों को। तो कुल मिलाकर के जो पेरेंटिंग है उसके ऊपर भी इस समय फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। उसके ऊपर कुछ बातें चर्चा चले, कुछ विचार चले कि कैसे चीज़ों को हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ एक जद्दोजहद ये नहीं चल रही है कि क्या खाना बनेगा क्या खाना नहीं बनेगा। ये जद्दोजहद चल रही है कि भाई पैसा तो घर में रखा था, खत्म हो गया, बैंक जाकर कितना निकालेंगे, कैसे करेंगे, आगे कैसे चलेगा, आगे कितने दिन तक कितने दिन चलेगा, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट कैसे चलेंगे, मेरे एम्प्लॉइज हैं तो मैं उन्हें कैसे तनख्वाह दूंगा, या हाउस टैक्स के या तमाम तर चीज़ों के नोटिस बीच में आते रहते हैं। अब बच्चों के संदर्भ में बताओ, मेरी छोटी सी भतीजी है, छोटी माने क्लास 5 में, हम तो छोटा ही कहेंगे। अब व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया बड़ा चौड़ा सा, डियर पेरेंट्स। उसने कहा ताऊ इसको जरा देखो, पढ़ा। इनडायरेक्टली फीस के लिए ही डिमांड थी, आप लोग कॉपरेट कर रहे हैं पेरेंट्स इस सिचुएशन में, हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप क्वार्टरली की बजाय मंथली कर ले, ये हमारे अकाउंटेंट का नंबर है, ये हमारे बैंक का वो है। अब ये सारी चीज़ें भी जो बच्चे के दिमाग और चर्चा में बहुत नहीं आती थी, कई फैमिलीज में वेल नेटेड तरीके से फीस जमा करने का काम जिनको करना रहता था वो अपना कर दिया करते थे, बच्चे को इसकी चर्चा भी सुनाई नहीं देती थी। मैं ये बड़े बच्चों के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट या वहां भी आमतौर पर पेरेंट्स अपने एक जिम्मेदारी वो कर लेते। अब बच्चों के सामने उसी व्हाट्सएप पे वो सारी इंफॉर्मेशन कर रही है, कहीं ना कहीं उसके मेंटल साइके पे, पापा फीस जमा कर दी, कहीं नाम तो नहीं कट जाएगा, कहीं ये तो नहीं हो जाए। अब उनको आप फिर पूरी बैकड्रॉप बताइए, वो ट्रॉमा उनके सामने से गुजरेगा, कहीं मेंटल उनके तवाजुन के ऊपर उसका असर पड़ता है, मैं मानता हूं। तो मेरा कुल मिलाकर इस चर्चा के पीछे सबब यह था कि कहीं ना कहीं पेरेंटिंग की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, सॉफ्ट स्किल्स की, एलिमेंट्री जो सब्जेक्ट नॉलेजेस हैं, चाहे ग्रामर की हो, चाहे वो बेसिक मैथमेटिक्स हो, सोशल स्टडीज़ हो, सोशल साइंसेज हो, मॉरल वैल्यूज़ हो, ह्यूमन वैल्यूज़ हो, बेसिक हाइजीन हो, ये जो भी लोकल लैंग्वेजेस में करें। मैं ये ज़रूरी नहीं है कि आप अंग्रेज़ी में ही पढ़ाएं, लेकिन इस माइंडसेट से भी कुछ शिक्षा से जुड़े लोगों को बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, एक समस्या आती है
तो एकदम से लोग रश करके दौड़ पड़ते हैं। अब इस समय ऑनलाइन इतना ज्यादा चल रहा है कि ऐसा लग रहा है सारी समस्या का जड़ ऑनलाइन में ही सोल्यूशन है। और आई बेग टू डिफर कि ऑनलाइन में उसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि पर्सनल इंटरेक्शन, आई कांटेक्ट टीचर और स्टूडेंट का और क्लासरूम का, इवन मैं आपको कहूं टीचर क्या पहन के आया है, क्या बोल रहा है, ये भी स्टूडेंट्स स्कैन करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उसका भी असर होता है। तो क्लासरूम एनवायरनमेंट जब नहीं है और हम उनको एक तरीके से बच्चों को आइसोलेशन में वो ईयरफोन लगाकर कोई चीज मिस ना कर जाए, कोई चीज ये ना हो जाए, उनको हमने एक एक्स्ट्रा आइसोलेशन में, ये नहीं कह रहा पढ़ाइए नहीं, फन विद लर्न थोड़ा इवॉल्व कीजिए, जॉयफुल लर्निंग, ये स्ट्रेसफुल लर्निंग हो रही है, ये एक्स्ट्रा स्ट्रेस आप पुट इन कर रहे हैं बच्चों को। और दूसरी समस्या इस पूरी व्यवस्था के भीतर आ रही है कि बुक्स, नई किताबें नहीं, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में चीजें आ रही हैं, ठीक है ना। और पीडीएफ फॉर्मेट में देखिए, अभी भी समाज का एक बड़ा हिस्सा जिसके घर पे कंप्यूटर नहीं है, बहुतों क्या नहीं है, अब उस प्रिंटर्स नहीं है, प्रिंटर्स तो नहीं ही है, मतलब बहुत से लोग हैं, मैं अभी बीच में आपको टोक रहा हूं आपकी चर्चा में, आज भी बहुत से लोग हैं जो हार्ड कॉपी को पढ़ करके ज्यादा उसमें पेंसिल लगा करके नोट्स बनाने में आसान उनको रहता है, वो सॉफ्ट कॉपी में पॉसिबल नहीं हो पाता। 5 इंच छोटे मोबाइल हैं, उनको आप जूम कर करके बार बार फैला के देख कर रहे हैं, और पीडीएफ फाइल्स और के ऊपर एक्स्ट्रा लोड जो आई साइट के ऊपर पड़ रहा है छोटे बच्चों की, इसको भी कहीं हम ध्यान में रखें, बहुत जरूरी। मैं निगेटिव साइड पे नहीं हूं ऑनलाइन लर्निंग के, कोई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बंद कर दो सब पढ़ाई लिखाई, नहीं, लेकिन ऐसा करो तरीके को भी बदलना पड़ेगा, जिसके नतीजे ऐसे ना हो कि बाद में ये आई साइट प्रॉब्लम्स और ज्यादा तमाशा ना पैदा करें। आई साइट प्रॉब्लम, बल्कि वो पूरे बच्चा जिस उम्र में होता है और जैसे चीजें उसके सामने आती हैं, उसका दिमाग वैसे ही गढ़ता है। बिल्कुल सही। तो वो इस वक्त की जो बड़ी चुनौती एक है मेंटल हेल्थ पे, अगर बच्चों के मेंटल हेल्थ की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, कि वो एक तो आइसोलेशन में स्टडी, दूसरा स्ट्रेस में स्टडी, और तीसरा उसके पास टेक्नोलॉजी का जो प्रेशर है और लिमिटेशन है, प्लस तो वो ले रहा है, लेकिन साथ साथ उसके लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स भी ले रहा है। अच्छा, अब एक और, इसको मजाक में ना लीजिएगा, अक्सर क्या होता है कि मोबाइल में वो कहते हैं तमाम तर पैकेजेस के अंदर हर लोगों ने अनलिमिटेड डाटा नहीं ले गया, एक 1.5 GB का डाटा है जी। तो अब बच्चा रात में परिवारों में बहस चल रही है, पापा तुम अपना वाला काम ना करना, मम्मी तुम अपना वाला काम नहीं करना, हम लोग गेम्स भी कम खेलेंगे, कहीं डाटा कंज्यूम हो गया तो रात में 12 बजे के बाद वो चलेगा, तो आप देर रात तक मोबाइल यूज़ ना करना, नहीं तो वो डाटा चला जाएगा तो मेरी क्लास चली जाएगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ आकर के कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस, कुछ हमको सोसाइटी के इम्यूनिटी लेवल को ध्यान में रखते हुए और स्ट्रेस लेवल पे जिस पे हम गुजर रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा स्ट्रेस और पुट इन ना हो, इसके तरह के वेज एंड मीन्स निकालिए और उससे थोड़ा सा कंजीनियल एटमॉस्फेयर बनाइए, सुविधाजनक जिसको कहते, और फिर उसके आधार पर अगर आप हंसते खेलते हुए पढ़ते हुए आगे बनाएंगे तो उनकी मनोदशा पर भी और परिवारों की मनोवृत्तियों पर भी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, एक पॉजिटिव थॉट्स जाएंगी। और मुझे लगता है हम में से बहुत से लोग हैं, उत्कर्ष जी आज भी मैं आपसे कह रहा हूं, बेसिक ग्रामर अगर चिट्ठी लिखने की बात करें, लेटर राइटिंग एक एग्जाम्पल के तौर पे, हम लोग बैंक अकाउंट्स खोलने जाते हैं और सारे काम करने जाते हैं, कई बार बड़े बड़े डिग्री धारकों को मैंने देखा है रेलवे का रिजर्वेशन कराने जाते बड़ा हेजिटेंट होते, दिक्कत आती। तो इस तरह के जो सोसाइटी एट लार्ज के साथ इंटरेक्ट करने में पढ़ाई ज्ञान की ज़रूरत होती है, उसको थोड़ा सा अगर हम बूस्ट कर दें इस दौर में, तो मुझे लगता है कि शायद वो पढ़ाई ज़्यादा सकारात्मक होगी और लोक व्यवहार के अनुरूप होगी, सापेक्ष होगी, रिलेटिव होगी। तो देखिए, एक बात तो ये है कि सबसे बड़ी जो बात है इस लॉकडाउन फेज के भीतर और मिडिल क्लास के भीतर मैं बात कर रहा हूं अभी, मिडिल क्लास के भीतर जो इस लॉकडाउन का जो सबसे बड़ा असर हुआ है, वो असर ये हुआ है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग जो वर्ड यूज हो रहा है, वो बेसिकली आइसोलेशन, सोशली आइसोलेशन की तरफ इस वक्त है, इस कंडीशन में है। और ये जो सोशल आइसोलेशन है, ये हमारे ऊपर दोहरा मार कर रहा है। एक तो भविष्य की चिंता, आने वाले वक्त की चिंता,
आज की चिंता से ज्यादा भारी हो गई है। बैक ऑफ द माइंड उसका असर है। हम काम कर रहे हैं लेकिन एक अनिश्चितता हमारे मन में बिल्कुल है। व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या What होगा? next? दूसरा ये कि हमारे बच्चों के साथ ये है कि जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस उनके साथ शुरू हुई हैं, उसका जो पूरा का पूरा तौर तरीका है वो टॉर्चरस है। वो उनके ऊपर एक अलग किस्म का, और इन दोनों के बीच में जो प्रेशर बच्चे का है और जो प्रेशर पेरेंट्स का है, इन दोनों का जब मिलाप हो रहा है तो इसको बस्ट करने के लिए फिलहाल हमारे पास और कोई वक्त नहीं। और एक चीज मैं और कह रहा हूं, जिन्होंने, मैं शिक्षक परिधि के आसपास रहा हुआ हूं, मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, लेकिन एक अच्छा समय है कि शिक्षक इसमें जो रिफ्रेशर कोर्स, ओरिएंटेशन कोर्स टाइप के हम सरकारी तरीके से कोर्स करते हैं, जो मैंडेटरी प्रोविजंस हैं, उनकी बजाय अगर यही रिफ्रेशर कोर्स वो अपने लिए स्वयं टीचर करने लगे तो शायद उनके ज्ञानार्जन का भी लेवल बढ़ेगा, चीज़ों को प्रेजेंट करने के नए तरीके आएंगे, इनोवेटिव स्किल्स आएंगी, तो टीचर्स शायद अपनी सेल्फ लर्निंग के लिए अगर इस टाइम का इस्तेमाल करें तो एक ज़्यादा बेहतर उपयोग होगा, अदर देन कि वो जो सरकारी हम ओरिएंटेशन रिफ्रेशर कोर्स करके API कोर्स या उसके लिए अपने पर्सनल प्रमोशंस के लिए करते हैं, वो एक अलग विषय है। दूसरी चीज़ मैं क्षमा चाहूँगा, बहुत से ऐसे हमारे समुदाय के अंदर लोग हैं जिनको मैंने रेगुलर पीरियड में, किसी की आलोचना के स्वर में नहीं कह रहा हूँ, इसको आलोचना ना समझाए, जिन्होंने जितनी क्लासेस तब ना पढ़ाई होंगी नॉन करोला कालखंड में, आज उससे ज़्यादा नंबर ऑफ टीचिंग आवर्स में हर आदमी पुट इन करके वेबसाइट पे डाल रहा है कि साहब आपके कितनी क्लासेस हो गई, आपने कई घंटे ऑनलाइन मॉड्यूल बनाए, क्या किया क्या नहीं किया, नोट्स बनाए। ऐसा लग रहा है कि एक अंधी दौड़ की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और मैं इस अंधी दौड़ से शिक्षा से जुड़े हुए सभी लोगों को और समाज के लोगों को भी सचेत कर रहा हूँ। ये कंपटीशन का कार्यखंड नहीं है, इसको आसानी के साथ एक आराम से लोगों से संतुलन बैठाते हुए, समाज के मनोभाव को समझते हुए, उस जिसको पढ़ना है उस शिक्षार्थी के, विद्यार्थी के मनोभाव को समझते हुए एक अगर कुछ व्यवस्था को हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो शायद, अब जैसे एक परिवार से चर्चा हो रही थी तो वो उनकी माँ बच्चे को डांट रही थी, तुम्हारी फीस भरनी है और तुम पढ़ते नहीं हो, NIOS से करा दूंगी तुम्हारी पढ़ाई। अरे भाई, एक यही भी एक चर्चा है, बनाइए इस साल के लिए एक कैरिकुलम ऐसा जो कैरिकुलम हमारे लिए अवसर बन के आए। है कोरोना स्ट्रेस की बजाय ये अवसर बने कि इस कालखंड में जितने बच्चों शिक्षार्थी थे उनकी फाउंडेशन शायद सबसे अच्छी बन गई बेसिक चीज़ों के बारे में, अदर देन उन बच्चों के जो इस नॉन कोरोना कालखंड में पढ़े हुए डिग्री धारक थे या मार्कशीट लेने वाले थे। इनका एक एक्स्ट्रा बेस बन गया क्योंकि इन्होंने फाउंडेशन कोर्सेज को ज़्यादा अच्छी तरीके से किया। एक ऑल्टरनेटिव ओपिनियन है मेरी, लेट द सोसाइटी थिंक अबाउट इट एंड डिसाइड द वे दे लाइक टू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वक्त की चुनौतियां हैं और ये चुनौतियां वाकई बहुत बड़ी हैं। एक तरफ पेरेंट्स के ऊपर अपने दबाव हैं, दूसरी तरफ बच्चों के ऊपर अपने दबाव हैं, और तीसरी तरफ शिक्षकों के ऊपर भी अपने दबाव हैं। बुरे वक्त में अच्छी चीज़ें तलाशना हमेशा अच्छा होता है। हमें एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जितनी बातचीत अभी हमने की उसके बाद ये विचार मन में आ रहा है कि हम अपने काम को सिर्फ देखने की बजाय हम जरा ये भी समझें कि सामने वाले के ऊपर क्या असर पड़ रहा है इन चीज़ों का। अपना काम तो करना ही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग फिजिकली तो है, लेकिन मेंटल सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होनी चाहिए। वही शायद एक रास्ता होगा जब हम शायद कुछ इस चैलेंजिंग टाइम में, इस चुनौती वाले काल में कुछ नया इवॉल्व कर पाएंगे और अपने खुद को और अपने बाद की पीढ़ी के लोगों को ज़्यादा मजबूत बना पाएंगे समाज के भीतर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए। कोरोना काल के मेंटल हेल्थ के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और कुछ थोड़े से बिंदु हमने इसमें हमारे पास वक्त जितना था उसके भीतर हमने उसके ऊपर चर्चा की। समाधान बता पाना अभी बड़ा मुश्किल है, हर आदमी कुछ नया सोचने में लगा हुआ है, इसलिए ये कहना कि इस छोटे से कार्यक्रम में हम कुछ समाधान बता दें वो शायद मुश्किल है, लेकिन सोचने के लिए कुछ बिंदु जरूर हमने चर्चा में लाए। अब ये समझ
किस तरह के चीज़ों को इवॉल्व करती है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखना है, रास्ता आप खुद तय करिए, तरीके आप खुद तय करिए, लेकिन बराए मेहरबानी अपने मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर बिल्कुल असर मत करने दीजिए। क्योंकि अगर हमारे आपके ऊपर दबाव बढ़ेगा, हम डिप्रेशन की तरफ अगर कहीं जाने लगे, तो शायद इस वक्त जब सब कोई अपने घर में बंद है, हमारे बच्चों के ऊपर इसका ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार। आज के लिए सिर्फ इतना ही। एक बार फिर हम मिलेंगे किसी नए ऐसे मुद्दे के साथ जो हमारी और आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। तब तक के लिए आप जुबली पोस्ट के हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसका बेल आइकन दबाइए।